हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लॉ विथ रोनित। व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के चैप्टर 20A के बारे में, जिसमें क्रूएल्टी को डील किया जाता है। क्रूएल्टी का मतलब होता है क्रूरता, जिसमें क्रूरता के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी महिला के ऊपर अगर क्रूरता हो रहा है तो किस बात को हम मानेंगे कि क्रूरता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस का निर्धारण करते समय उन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया है, उसी गाइडलाइन के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A पति और उसके घर के लोगों पर पत्नी पर क्रूरता करने के संबंध में लागू होती है। जो धारा 498A है, ये पति द्वारा, चाहे पति के परिवार द्वारा, चाहे पति के रिश्तेदार द्वारा, चाहे उनके माता पिता, चाहे कोई भी हो, उनके द्वारा अगर क्रूरता किया जा रहा है तो ये धारा अप्लाई होगा। इस धारा का अर्थ है कि किसी भी शादीशुदा महिला को यदि उसके पति द्वारा क्रूरतापूर्ण परेशान किया जा रहा है या उसके पति के साथ उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा मिलकर के शादीशुदा महिला को परेशान कर रहे हैं, तब आईपीसी की धारा 498A लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शादीशुदा महिला को उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा या पति द्वारा अगर महिला को परेशान किया जा रहा है तो ये क्रूरता का मामला होगा। इस धारा में पति और उसके रिश्तेदार को 3 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है। अगर किसी रिश्तेदार के द्वारा या किसी के पति के द्वारा अगर क्रूरता किया जा रहा है किसी महिला के ऊपर, तो उसको मिनिमम मतलब कम से कम 3 साल की सज़ा मिल सकती है। ठीक, कोई भी पीड़ित महिला संबंधित थाने क्षेत्र में इस अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को दे सकती है। कोई भी महिला है वो जा करके इस अपराध की सूचना किसी भी संबंधित पुलिस अधिकारी को दे सकती है कि साहब, मेरे पति द्वारा या मेरे पति के नातेदार द्वारा क्या किया जा रहा है, मेरे ऊपर क्रूरता की जा रही है। यह धारा महिलाओं के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली धारा बनकर रह गई है। कानून का अर्थ किसी प्रकार से बदला लेने के या फिर कोई सौदेबाजी करना नहीं है। जो कानून, जो लॉ बनाया जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मैं पति से अपने क्या करूँगी, बदला लूँगी या पति के रिश्तेदारों से मैं बदला लूँगी इस धारा को लगा करके। आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, इस धारा के मामले को देखा गया है कि पहले पुलिस थाने में इस धारा का केस दर्ज करवा दिया जाता है, फिर सौदेबाजी के माध्यम से इस धारा को न्यायालय से हटवा भी दिया जाता है। मामले के मुख्य गवाह पुलिस की कहानी से मुकर जाते हैं, न्यायालय उन्हें पक्षद्रोह घोषित कर देता है और अभियोक्ता को बरी कर देता है। इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी यह टिप्पणी की है कि धारा 498A सौदेबाजी का गढ़ बन गया है। इस धारा में परिवर्तन किए जाने का नितांत आवश्यकता है। मतलब कहने का ये है कि जो महिलाएं होती हैं थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के तुरंत थाने में चली जाती हैं और कहती हैं हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ क्रूरता हो रही है। तो पुलिस में पूछा जाता है, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कौन क्रूरता कर रहा है, तो उनके रिश्तेदार कर रहे हैं, उनकी माँ कर रही हैं, उनकी बहन कर रही हैं। किसके, माने कि पति के माता के द्वारा, पति के बहन के द्वारा, पति के रिश्तेदारों के द्वारा इस प्रकार से क्रूरता की जा रही हैं। ये सारी बातें रिपोर्ट में दर्ज करा दी जाती हैं। हाल ही में कहकस कैसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने धारा 498A के मुकदमे के संबंध में कोई टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद यह खबर फैला दी गई है कि धारा 498A को भारत के उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया है। मतलब एक बिहार राज्य का मामला था, उस मामले में किसी ने अफवाह फैला दिया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने धारा 498A को असंवैधानिक, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाया गया था, ओरिजिनली में ऐसा कुछ नहीं था, जबकि यह बात पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिसने भी अफवाह फैलाया है कि धारा 498A को समाप्त कर दिया गया है, ये पूरी बात गलत है। धारा 498A को भारत के उच्चतम न्यायालय ने किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया है। ये उच्चतम न्यायालय का वर्ड है कि धारा 498A को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया गया है। इस धारा में केवल सुधार करने के लिए कुछ दिशा निर्देश पारित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ बातों को सुधार करने के लिए इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के शब्दों को यदि आसान शब्दों में समझा जाए तब उच्चतम न्यायालय ने कुछ यूँ कहा है कि क्रूरता के मामले को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। अगर किसी पीड़ित के साथ क्रूरता हुई है तो स्पष्ट रूप से क्रूरता करने वाले व्यक्ति के संबंध में उल्लेख करना होगा।
अगर महिला रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है थाने में तो उसको बताना होगा कि किस प्रकार से उसके ऊपर क्रूरता हुआ है, क्रूरता में कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस समय क्रूरता हुआ था, इन सारी बातों को महिला को बताना होगा। धारा 498 ए के मामले में पीड़ित महिला थाने जाकर केवल यह कह देती है कि उसके साथ उसके पति या उसके ससुराल के लोग क्रूरता कर रहे हैं और ऐसी क्रूरता के आधार पर ही धारा 498 ए का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। सिर्फ महिला जाकर के थाने में ये बात कह देती है, इसी के आधार पर क्या किया जाता है, केस रिपोर्ट कर लिया जाता है। क्रूरता के भी एक अर्थ में मानसिक और शारीरिक क्रूरता कब हुई और किस व्यक्ति द्वारा कारित की गई है, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि अगर महिला जा करके रिपोर्ट दर्ज करवा रही है कि हाँ हमारे ऊपर क्या किया जा रहा है, क्रूरता किया जा रहा है, क्रूवेल्टी किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप बताइए कि कब आपके ऊपर क्रूरता किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, उस व्यक्ति का, स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम बताइए। यदि किसी शादीशुदा महिला के साथ किसी भी प्रकार से मारपीट की जा रही हो, उसे आए दिन मारा जा रहा हो, तब पीड़ित महिला को यह स्पष्ट बताना होगा कि किस समय, किस दिन उसके साथ उसके पति या उसके ससुराल के किन लोगों ने किस किस तरह से शारीरिक मारपीट की है। केवल यह कह देना कि उसे परेशान किया जा रहा है, धारा 498 ए नहीं बनती है। अगर सिर्फ महिला थाने में आकर के कह रही है कि सिर्फ हमें परेशान किया जा रहा है, तो ये धारा 498 ए का मामला नहीं बनता है। धारा 498 ए के प्रयोजन होने के लिए आवश्यक है कि मानसिक और शारीरिक पूर्णता को स्पष्ट रूप से साबित किया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्रूरता क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट समझाता है कि क्रूरता ओरिजिनली किसको कहते हैं। इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व के अनेक निर्णयों में बताया है कि क्रूरता का असल अर्थ क्या होता है। दहेज की मांग करना, पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा दहेज की बार बार मांग करना क्रूरता है। मारपीट करना क्रूरता है। किसी महिला को उसके रंग रूप के संबंध में बार बार टिप्पणी करना क्रूरता है। ये कहना तुम काली हो, तुम गोरी हो, तुम नाटी हो, ये क्या है, क्रूरता है। किसी महिला की जाति के संबंध में टिप्पणी करना, ये क्रूरता है। उसके साथ गाली गलौज करना, ये क्रूरता है। ये कौन बताया है? ये भारत का सुप्रीम कोर्ट बताया है कि अगर ये सारे बात आती हैं तब इसको क्रूरता के अंतर्गत लिया जाएगा। अगर किसी महिला के साथ कोई भी क्रूरता हुई है तब उसे स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि उसके साथ किस किस तरह से क्रूरता हुई है और ऐसी क्रूरता कब की गई है और किन किन लोगों द्वारा ऐसी क्रूरता की गई है। क्रूरता कारित करते समय किन किन लोगों की क्या भूमिका रही थी, ये सारी बातें उस महिला को उस रिपोर्ट दर्ज करवाने में, FIR लिखवाने में बतानी होगी। इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि अगर एक महिला को किसी दिन उसके सास द्वारा उसके रंग रूप के संबंध में कुछ कहा गया है, उस समय स्थान का उल्लेख जरूरी होगा। ऐसा कहने के बाद अगर उस महिला के साथ उसका पति शारीरिक रूप से मारपीट करता है तब उसे मारपीट किए जाने का भी समय उल्लेख होना चाहिए। अगर अब कोई महिला इस तरह से रिपोर्ट धारा 498 ए का लिखवाने जा रही है तो उसको बाकायदे हर एक चीज़ का उल्लेख करवाना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से हमको मारा गया, इस तरह से गाली गलौज किया गया, इस तरह से हमको रंग रूप भेद के बारे में हमको क्या किया गया है, बताया गया है कि तुम ये हो, तुम इस तरह से हो। कुछ यूँ समझा जाए कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है तब उसे केवल मारपीट माना जाता है, लेकिन एक विवाहित महिला के साथ अगर मारपीट की जाती है तब ऐसी मारपीट उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा की जाती है तब इसे धारा 498 ए के तहत क्रूरता माना जाएगा। अगर किसी के साथ हम रोड पे मारपीट करते हैं तो उसको मारपीट कहा जाएगा, लेकिन अगर किसी शादीशुदा महिला को अगर उसके पति द्वारा या उसके पति के रिश्तेदार के द्वारा अगर मारपीट की जा रही है तब इसको धारा 498 ए के तहत उसको क्रूरता माना जाएगा। धारा 498 ए के संबंध में फैलाई जा रही सभी अफवाह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किसी भी प्रकार से धारा 498 ए को समाप्त नहीं किया है, केवल उसमें सुधार करने हेतु कुछ गाइडलाइन प्रस्तुत की है कि हाँ अब कौन कौन सी बातें लिखवाई जाएगी तो उसको धारा 498 ए के तहत क्रूरता होगी। और यह स्पष्ट किया है कि जनरलाइज करके किसी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है, अपितु अपराध की स्थिति में यह देखा जा रहा है कि किसी अपराध में किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही है और होने वाला अपराध किस समय, किस दिन, किस स्थान पर हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो भी होगा, जो भी धारा 498 ए में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा वो बाकायदे स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए कि आपके साथ कौन क्रूरता किया है, किसके द्वारा क्रूरता किया जा रहा है, ये सारी बातों को उस महिला को अपने FIR में अच्छी तरह से दर्ज करानी पड़ेगी। ठीक दोस्तों,
मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से लॉ के विषय में आपको हमेशा जागरूक करता रहूँगा। व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। और ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको लीगल जानकारी दे रहा हूँ, ये दोस्तों आप अपने नियर एंड हियर किसी को इसको शेयर करिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।